नमस्कार। आज हम पैसे और अमीरी से जुड़ी कुछ बहुत गहरी धारणाओं को तोड़ने वाले हैं। हाँ। जरा अपने आस पड़ोस के बारे में सोचिए। हो सकता है वहां कोई ऐसे अंकल हों जो सालों से एक ही पुरानी भरोसेमंद गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। साधारण से घर में रहते हैं, जिनके रहन सहन में कोई दिखावा नहीं है। बिल्कुल। तो क्या ये हो सकता है कि वो मतलब चुपचाप बैठे करोड़पति हो? और दूसरी तरफ वो शख्स जो लेटेस्ट लग्जरी कार चला रहा है, हर साल विदेश घूमने जाता है और सोशल मीडिया पर जिसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट दिखती है, हो सकता है वो कर्ज में डूबा हो। हाँ, यही विरोधाभास आज की हमारी पड़ताल इसी के दिल में उतरती है। बिल्कुल। हमारे पास थॉमस जे स्टेनली और विलियम डी डैंको की जबरदस्त रिसर्च पर आधारित किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के कुछ अहम हिस्से हैं। और साथ ही बिहेवियरल फाइनेंस पर कुछ लेख भी हैं जो समझाते हैं कि हम पैसे को लेकर इतने अजीब फैसले क्यों करते हैं। तो आज का मिशन साफ है, ये समझना कि अमीर दिखना और असल में दौलतमंद होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है, और वो कौन सी आदतें और दिमागी खेल हैं जो किसी को दौलतमंद बनाते हैं या फिर बस अमीर दिखाते हैं। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो यही साफ करते हैं कि अमीर और दौलतमंद, इन दो शब्दों का असली मतलब क्या है। हम तो अक्सर इन्हें एक ही चीज समझते हैं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमारे सोर्स के मुताबिक अमीर होना वो अक्सर आमदनी से जोड़ा जाता है। अच्छा, मतलब कोई कितना कमाता है? हाँ, जैसे अमेरिका में एक स्टडी है, वो कहती है कि टॉप 1% कमाने वालों की सालाना आमदनी $787,000 से ज्यादा होती है। समाज उन्हें अमीर मानता है। बिल्कुल। लेकिन ऊंची आमदनी दौलत की गारंटी नहीं है। ये सिर्फ मतलब एक नदी के बहाव की तरह है। जरूरी नहीं कि वो पानी कहीं इकट्ठा भी हो रहा हो। ठीक है, तो अगर ज्यादा सैलरी वाला अमीर इंसान दौलतमंद नहीं है, तो फिर हम दौलत को मापे कैसे? इसका कोई ठोस पैमाना है? बिल्कुल। दौलत का पैमाना है नेटवर्थ। नेटवर्थ। इसका सीधा सा मतलब है आपके पास कुल कितनी संपत्ति है, जैसे घर, निवेश, कैश, और उसमें से आपकी कुल देनदारियों मतलब आपके सारे लोन्स और कर्ज को घटा दिया जाए। तो जो बचा वो आपकी असली दौलत है। एग्जैक्टली। दौलतमंद लोग पैसे को दिखावे के लिए नहीं बल्कि और पैसा बनाने के एक साधन के तौर पर देखते हैं। उनके लिए दौलत का मतलब है वित्तीय सुरक्षा और आजादी। और ये बात सीधे सीधे द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की रिसर्च से जुड़ती है। उस किताब ने दशकों तक अमेरिका के करोड़पतियों पर स्टडी की और पाया कि ज्यादातर असली करोड़पति वो हमारे पड़ोस वाले अंकल जैसे ही हैं। बिल्कुल। वो बिल्कुल साधारण जीवन जीते हैं। हाँ, और ये बहुत ही चौंकाने वाला सच था जब ये सामने आया। रिसर्च में पाया गया कि वो महंगी इंपोर्टेड गाड़ियां नहीं बल्कि टोयोटा या होंडा जैसी भरोसेमंद गाड़ियां चलाते हैं। और उन्हें भी सालों साल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और वो आलीशान इलाकों की जगह सामान्य मिडिल क्लास मोहल्लों में रहते हैं। एक रिटेल स्टोर जहाँ तनख्वाहें काफी कम थीं। वहाँ की पार्किंग महंगी और चमचमाती गाड़ियों से भरी थी। ये मानसिकता का फर्क साफ दिखाता है। हाँ। एक मानसिकता कहती है मैंने इतना कमाया है तो मुझे दिखाना भी चाहिए, और दूसरी मानसिकता कहती है मैंने इतना कमाया है तो मुझे इसे बढ़ाना चाहिए। पहली सोच आपको अमीर दिखाती है और दूसरी सोच आपको दौलतमंद बनाती है। बिल्कुल। ये अमीर दिखने और दौलतमंद होने का फर्क तो समझ आ गया, लेकिन मुझे एक बात परेशान कर रही है कि अगर ज्यादा कमाना ही काफी नहीं है तो लोग चूक कहाँ रहे हैं। मतलब अच्छी खासी तनख्वाह वाले डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर्स, वो क्यों दौलत नहीं बना पाते? जरूर कोई दिमागी खेल होगा यहाँ पर। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर बिहेवियरल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा। ये एक बहुत दिलचस्प फील्ड है जो अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान को जोड़ती है। मतलब पारंपरिक अर्थशास्त्र मानता था कि इंसान अपने पैसे से जुड़े फैसले हमेशा तर्क और गणित से लेता है, लॉजिकल होते हैं। हाँ, लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हम डर, लालच, सामाजिक दबाव, इन सब के आधार पर फैसले लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा और खतरनाक उदाहरण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हाँ, ये शब्द सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जैसे ही आपकी तनख्वाह बढ़ती है, आपके खर्चे वो उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। सही। 10% सैलरी बढ़ी तो लगा कि आप बड़ी गाड़ी ले लेनी चाहिए, बड़ा घर, फोन अपग्रेड कर लेना चाहिए। एक लेख में इसकी तुलना एक ऐसे टायर से की गई है जिसमें छेद है। आप उसमें हवा भरते जाते हैं, मतलब आपकी आमदनी बढ़ती जाती है। लेकिन टायर कभी बढ़ता नहीं है। हाँ, क्योंकि हवा दूसरी तरफ से निकल रही है।
ये दौलत का एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर, क्योंकि आपको लगता है कि आप तरक्की कर रहे हैं पर असल में आप उसी जगह पर दौड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। मैं ईमानदारी से कहूंगा ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वाला जाल बहुत असली है। पहली सैलरी बढ़ने पर मैंने जो सबसे पहली चीज खरीदी थी वो एक महंगा फोन था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। कोई जरूरत नहीं थी। ये जाल आपको चुपके से पकड़ लेता है। और ये अक्सर सामाजिक दबाव से आता है, जिसे कीपिंग अप विद द जोन्सेस कहते हैं। हाँ, पड़ोसियों की बराबरी, अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों की बराबरी करने की होड़। और सोशल मीडिया ने तो इस आग में घी डालने का काम किया है। ओह बिल्कुल। वहाँ हर कोई अपनी छुट्टियाँ, अपनी शॉपिंग, अपनी परफेक्ट जिंदगी की तस्वीरें डाल रहा है, जिसे देखकर लगता है कि बस हम ही पीछे रह गए हैं। इसके अलावा कुछ और मनोवैज्ञानिक पक्षपात भी हैं, जैसे हर्ड मेंटालिटी, मतलब भेड़ चाल। हाँ, ये बहुत कॉमन है। कोई एक स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी अचानक ऊपर जाने लगती है तो सब उसमें पैसा लगाने लगते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो चीज है क्या। बस इस डर से कि कहीं हम ये मौका गवा न दे। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल। फिर आता है कंफर्मेशन बायस। अच्छा, ये क्या है? मतलब हम सिर्फ वही जानकारी खोजते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वास का समर्थन करती हो। अगर हमें लगता है कि प्रॉपर्टी में निवेश करना सबसे अच्छा है, तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों की खबरें पढ़ेंगे और उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देंगे जो बाजार के गिरने का संकेत दे रही हो। सही। और एक और है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान का डर। ये तो बहुत गहरा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए कमाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। अच्छा। और इसी डर की वजह से लोग घाटे वाले निवेश को बेचते नहीं है। वो उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कीमत वापस ऊपर आएगी, और इस चक्कर में उनका नुकसान और भी बढ़ जाता है। तो ये सारे जाल मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना देते हैं जिससे ज्यादातर लोग निकल ही नहीं पाते। चाहे उनकी आमदनी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, वो कमाते हैं, खर्च करते हैं, और महीने के अंत में वहीं के वहीं रहते हैं। तो इसका मतलब हमारे वो पड़ोस वाले अंकल, वो इन सारे मनोवैज्ञानिक जालों से बच निकलने में कामयाब रहे हैं। हाँ, किसी तरह। जहाँ दूसरे लोग हर्ड मेंटालिटी में फंसकर नए फोन ले रहे थे, वो शायद अपना पैसा कहीं और लगा रहे थे। तो सवाल ये है कि वो ऐसा करते कैसे हैं? द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की रिसर्च में उनकी कुछ आदतें जरूर बताई होंगी। बिल्कुल। किताब में उनकी 7 मुख्य आदतें बताई गई हैं जो इन मनोवैज्ञानिक जालों का सीधा तोड़ हैं। क्या है वो? पहली और सबसे जरूरी आदत है, वो अपनी आमदनी से बहुत बहुत कम में जीते हैं। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर यही दौलत बनाने की नींव है। कितना कम, इसका कोई अंदाजा है? हाँ, रिसर्च के मुताबिक औसत करोड़पति अपनी आमदनी का सिर्फ 15 से 20% ही खर्च करता है। सिर्फ 15-20%? हाँ, बाकी सब बचत और निवेश में जाता है। लेखक इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अच्छी कमाई करना जरूरी है, लेकिन अपने खर्चों पर मजबूत नियंत्रण रखना ही आपको दौलत का चैंपियन बनाता है। एक अच्छा डिफेंस। एक मजबूत डिफेंस। अच्छा, और दूसरी आदत? दूसरी आदत, वे अपना समय, ऊर्जा और पैसा बहुत कुशलता से निवेश करते हैं। मतलब वो हवा में तीर नहीं चलाते, योजना बनाते हैं। बिल्कुल। वो बजट बनाते हैं, अपने हर खर्चे को ट्रैक करते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। वो हर महीने कुछ घंटे बैठकर अपनी इन्वेस्टमेंट की समीक्षा करते हैं। वो अपनी दौलत को एक बिजनेस की तरह मैनेज करते हैं। और तीसरी आदत? तीसरी आदत, जो शायद सबसे गहरी है, वे वित्तीय स्वतंत्रता को सामाजिक दिखावे से कहीं ज्यादा महत्व देते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। वो उसे किसी भी लग्जरी आइटम से ज्यादा कीमती मानते हैं। और रिसर्च में एक बात और सामने आई थी कि 80% करोड़पति सेल्फ मेड होते हैं। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। मतलब उन्हें विरासत में दौलत नहीं मिली। हमारे यहाँ तो अक्सर ये धारणा होती है कि दौलत विरासत में ही मिलती है, या कोई जैकपॉट लगता है। हाँ, लेकिन ये रिसर्च बताती है कि दौलत बनाना एक धीमी, अनुशासित और सच कहूं तो थोड़ी उबाऊ प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। सही। और इसी से जुड़ी एक और बात सामने आई कि ये लोग अपने बच्चों को भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं। वो उन्हें मेहनत और पैसे की कीमत सिखाते हैं, न कि वो सब कुछ थाली में सजा कर देते हैं। बिल्कुल। वो नहीं चाहते कि जो दौलत उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई है वो अगली पीढ़ी बस उड़ा दे। अच्छा, किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी है जिससे कोई भी जांच सकता है कि वो अपनी कमाई को दौलत में बदलने में कितना माहिर है। PA बनाम UAW कॉन्सेप्ट। हाँ, ये अपनी वित्तीय सेहत जांचने का एक लिटमस टेस्ट जैसा है। लिटमस टेस्ट सही शब्द है। PA का मतलब है प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, यानी वो व्यक्ति जो दौलत बनाने में असाधारण रूप से कुशल है। और UAW? UAW का मतलब है
अंडर एक्यूमुलेट ऑफ वेल्थ, जो अपनी कमाई के हिसाब से बहुत कम दौलत बना पा रहा है। वाह, ये तो कमाल की चीज है। मतलब 1 मिनट में कोई भी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड बना सकता है। हाँ, चलिए इसे तोड़कर समझते हैं, ये काम कैसे करता है। फॉर्मूला बहुत सरल है। आपकी अनुमानित नेटवर्थ बराबर है आपकी उम्र गुणा आपकी सालाना आमदनी, और इस पूरे को 10 से भाग दे दें। आपकी उम्र गुणा आपकी सालाना आमदनी 10। हाँ, और ध्यान रहे यहाँ आमदनी का मतलब टैक्स देने से पहले की आमदनी है, और इसमें विरासत में मिली कोई संपत्ति शामिल नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की उम्र 40 साल है और वो सालाना 10 लाख रुपए कमाता है। तो फॉर्मूले के हिसाब से उसकी अनुमानित नेटवर्थ होनी चाहिए 40 गुणा 10 लाख भाग 10, यानी 40 लाख रुपए। सही। अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, अगर उस व्यक्ति की वास्तविक नेटवर्थ इस आंकड़े यानी 40 लाख से 2 गुनी मतलब 80 लाख या उससे ज्यादा है, तो वो एक PAW है। वो दौलत बनाने में चैंपियन है। बिल्कुल, हमारे पड़ोस वाले अंकल शायद इसी श्रेणी में आते हैं। और अगर उसकी नेटवर्थ इस आंकड़े की आधी मतलब 20 लाख या उससे भी कम है तो वो एक UAW है। इसका मतलब है कि वो कमा तो अच्छा रहा है, लेकिन उसका पैसा कहीं और जा रहा है, शायद लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में। बहुत हद तक। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन अपनी दिशा जांचने का ये एक बेहतरीन टूल है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ कमा ही नहीं बल्कि उसे दौलत में बदलने में कितने कुशल हैं। हाँ, रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोग जो अमीर दिखते हैं वो असल में UAW होते हैं, ऊंची आमदनी पर कम नेटवर्क। तो मतलब हम जिसे अमीरी का सबूत समझते हैं, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, वो असल में दौलत की गैर मौजूदगी का सबूत हो सकता है। क्या बात कही। खर्च की गई हर चीज वो पैसा है जो अब आपके लिए काम नहीं कर रहा। ये सोच ही पूरी तरह से नजरिए को बदल देती है। बिल्कुल, असली दौलत वो नहीं है जो दिखती है, बल्कि वो है जो जमा होती है और बढ़ती है। जैसा कि किताब का एक मशहूर वाक्य है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली अमीरी आपके निवेश पोर्टफोलियो में है, आपकी महंगी घड़ी में नहीं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये सिर्फ मानसिकता है? हो सकता है कि कम कमाने वाला इंसान ये सोचता हो कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे जी भर के जियो। क्या इस सोच में कोई सच्चाई नहीं? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। दौलत जमा करने के चक्कर में आज को जीना छोड़ देना भी तो सही नहीं लगता। सही बात है। और यहाँ मितव्ययी यानी फ्रूगल होने और कंजूस यानी चीप होने का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये दोनों एक नहीं है। बिल्कुल नहीं। कंजूस व्यक्ति हमेशा सबसे सस्ती चीज खरीदता है, चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। वो सिर्फ कीमत देखता है, जबकि मितव्ययी व्यक्ति कीमत के साथ साथ मूल्य मतलब वैल्यू भी देखता है। इसका मतलब है सोच समझकर उन चीजों पर खर्च करना जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं, और बाकी सब में कटौती करना। हाँ, हो सकता है किसी के लिए घूमना बहुत जरूरी हो तो वो उस पर खर्च करेगा, लेकिन वो रोज बाहर महंगी कॉफी पीने या ब्रांडेड कपड़े खरीदने से बचेगा। ये त्याग के बारे में नहीं है, ये प्राथमिकताओं के बारे में है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार, हमने ये तो जान लिया कि दौलतमंद लोग वित्तीय स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, पर क्यों? ये सिर्फ काम न करने की आजादी तो नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में विकल्प चुनने की आजादी है। यह बहुत गहरा बिंदु है। दौलत आपको समय और विकल्प खरीद कर देती है जो किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं ज्यादा कीमती है। ये उस नौकरी को छोड़ने का विकल्प है जिससे आप नफरत करते हैं। किसी बीमार परिजन की देखभाल के लिए 1 साल का ब्रेक लेने का विकल्प बिना पैसे की चिंता किए, या उस जुनून को पूरा करने का विकल्प जिसे शायद ज्यादा कमाई ना होती हो, जैसे कोई कला, सामाजिक कार्य या अपना कोई छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू करना। जब आपके पास वित्तीय सुरक्षा होती है तो आप जिंदगी के फैसले डर से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से लेते हैं। यही असली आजादी है। सही। शायद अगली बार कोई बड़ी खरीदारी करने से पहले हम सबको ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ, की जगह ये पूछना चाहिए, ये खरीदारी भविष्य में मेरे कौन से विकल्पों